हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम NTUGC नेट की तैयारी करते हैं। प्लस आप इफ़ यू आर अ BBA BCom और MCom स्टूडेंट देन ऑल्सो यू कैन जॉइन दिस चैनल। एंड हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर 8 का पार्ट 2 आ गया है, जिसमें हमने पार्ट 1 में बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल फिनिश कर लिया था। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज हम नेक्स्ट बजट कंट्रोल टेक्निक्स करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स बहुत ज़्यादा लेंथी था, सो वो एक पार्ट में आ गया। अब सेकेंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा कवर कर ले। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो नेक्स्ट टेक्निक इज कोस्ट कंट्रोल। अब कोस्ट कंट्रोल होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो देन cost control refers to the process of monitoring and regulating expenses to ensure that business stays within its budget। अब मान लीजिए आपने बजट प्रिपेयर किया था, जो भी आपने बजट प्रिपेयर किया था इसके लिमिट्स के अंदर रहना। आप उतना ही खर्चा करो जितना आपने डिसाइड किया है, दैट इज़ कोस्ट कंट्रोल। मतलब खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना, अपने खर्चे को, कोस्ट को, एक्सपेंसेस को मैनेज करना, मॉनिटर करना इज कॉल्ड कोस्ट कंट्रोल। ठीक है। देन एग्जाम्पल एक बार आप अपने एंड से रीड कर लीजिएगा। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरिट्स ऑफ कोस्ट कंट्रोल क्या है? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चों पे थोड़ा लगाम लगा के चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंश्योर करता है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट वे में, ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करें। विद मिनिमम वेस्टेज आप उनको यूटिलाइज करें, वेस्टेज कम होनी चाहिए। इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है अगर आप अपने खर्चों को थोड़ा मॉनिटर और कंट्रोल करके चलेंगे। एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आप अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी। आप एज कम्पेयर टू अदर कंपनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देन आ जाते हैं हेल्प्स इन बजट कंप्लाइंसेस। अब आप अपने जो कोस्ट है उसको कंट्रोल कर रहे हो तो आप विद इन बजट काम करोगे, मीन्स आप अपने बजट के साथ कंप्लाइंस कर रहे हो, आप उसके अंतर्गत रह के चल रहे हो। इनकरेज इनोवेशन। आपकी इनोवेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। इन केस अगर आप सोचते हो कि मैंने कोस्ट कंट्रोल करना है तो आप कोई अलग अलग मैथड्स, अलग अलग इनोवेटिव मैथड्स ढूंढने में लग जाओगे कि आप किस तरह से अपने कोस्ट को, अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो। से इससे इनोवेशन जो फैक्टर है, आपका माइंड जो है वो भी थोड़ा इनोवेटिव बनेगा। देन आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। कोस्ट कंट्रोल की लिमिटेशन क्या है? मे लीड टू लोअर क्वालिटी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा खर्चा कम आए, तो खर्चा जैसे मान लीजिए पहले मैं 5,000 में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, 5,000 का खर्चा आ रहा था मेरे को, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। फिर अभी मैंने सोचा कि चलो कोस्ट कंट्रोल करते हैं, तो मैंने सामान लेके आया, मैं सामान लेके आया 5,000 का फिर से। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, क्वालिटी रिड्यूस कर दी और मैं अब 200 यूनिट्स बना रहा हूँ, मतलब हाफ क्वालिटी रिड्यूस कर दी। अब 200 यूनिट्स बना लो तो इससे क्वालिटी रिड्यूस होगी ना। कोस्ट कंट्रोल करते करते मैंने कम खर्चा, कम लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया। बेशक 5,000 का मंगवाया लेकिन उसमें मैंने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, तो इसमें कस्टमर जो है वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लो हो जाएगी। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। अब देखिए कोई भी चीज़ नहीं आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो रेजिस्ट करेंगे, उनको लगेगा कि इससे उनका काम बढ़ जाएगा, एडिशनल काम उनको मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ जो है उस चीज़ से भागेंगे, उस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे कि हमें नई टेक्निक्स का यूज़ नहीं करना है। देन आ जाता है शॉर्ट टर्म फोकस। अब कोस्ट कंट्रोल का भी शॉर्ट टर्म फोकस रहेगा। आप एक्सपेंसेस जो है वो अपने शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमाइज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। देन आ जाते हैं लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप कोस्ट को थोड़ा कंट्रोल करने वाले हो तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने वाला है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद ना की जाए। जो आपके मार्केट है उसमें जो चेंजेस आएंगे तो उन चीज़ों की आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पाओगे एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल कंट्रोल, जहाँ पे आप कोस्ट पे कंट्रोल करना मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बीच में, डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर सकता है कि आपकी वजह से हमारा कोस्ट ज़्यादा आया है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा कोस्ट कंट्रोल खत्म होता है। बेसिकली आपको मतलब होना चाहिए कोस्ट कंट्रोल का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन आ जाते हैं हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कंट्रोल टेक्निक
नेक्स्ट कंट्रोल टेक्निक इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप प्रोडक्शन करने वाले हो, उस पर किस तरह से आप कंट्रोल करोगे, उसको किस तरह से मॉनिटर करोगे। तो it helps business organize, manage and oversee the production process to ensure that product are made efficiently on time and at the right cost। सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो बिजनेस को हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और देखने में कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंटली बन रहा है, टाइम पे बन रहा है और सही अमाउंट, सही कॉस्ट पे, सही खर्चे पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। देन आते हैं हम टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। अब इसमें फर्स्ट टेक्निक आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टेक्निक आ जाती है रूटिंग। ठीक है, इज अबाउट डिसाइडिंग द पाथ और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले तो उसके वेरियस सीक्वेंस होंगे। आप यहाँ पे रॉ मटेरियल लेके आए, अब इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे वेरियस प्रोसेस से होके आपको गुजरना पड़ेगा, आपके रॉ मटेरियल को गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रूटिंग वुड डिटरमाइन द ऑर्डर इन द डिफरेंट पार्ट्स लाइक द इंजन, बॉडी एंड पेंट आर असेंबल्ड। अब देखिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपने रॉ मटेरियल ले आए, अब आपको उसको असेंबल करना है, अलग अलग दरवाजे लगाओगे, इंजन लगाओगे, हर चीज़ अलग अलग, बॉडी वगैरह उसको पेंट करोगे। तो आप इस रूटिंग का मतलब होता है कि आप उसका जो रास्ता है जहाँ से वो गुजरने वाला है, पहले आप बॉडी बनाओगे, फिर बॉडी में आप इंजन फिट करोगे, इंजन फिट करने के बाद उसको पेंट करोगे और ऐसे करके पूरी कार को असेंबल करोगे। अब इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, जिसमें कम कॉस्ट आए। फॉर एग्जांपल पेंट है, आप पेंट कोई अच्छा वाले यूज़ कर सकते हो जो क्विकली ड्राई हो जाता है, इससे आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा और मे भी शायद आपको थोड़ा कॉस्ट भी कम आ जाए या फिर कॉस्ट ज़्यादा भी आ सकता है। तो रूटिंग से आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है आपके जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कार बना रहे हो, तो कार को बनाने में कितने स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। तो इससे भी आप अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इन्हांस कर सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो। देन आ जाता है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग इज अबाउट प्लानिंग व्हेन ईच ऑपरेशन और टास्क इन द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड स्टार्ट एंड फिनिश। अब स्केड्यूल का मैंने आपको सिंपल बताया था, एक तरह से लेआउट होता है, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, फिर कौन सा स्टेप करना है, फिर उसके बाद क्या होने वाला है, फिर लास्ट में क्या होने वाला है। इस तरह से आप अलग अलग स्टेप्स को लेआउट बोल सकते हैं। स्केड्यूलिंग को हमने स्केड्यूलिंग पहले भी किया हुआ है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में लेआउट बोल सकते हैं। तो लेआउट में आप यही बताते हो कि कौन सा काम कब होने वाला है, कौन से समय पे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल स्केड्यूलिंग वुड सेट द टाइम फॉर व्हेन द असेंबली ऑफ कार इंजन शुड बिगिन एंड व्हेन इट शुड बी कंप्लीटेड। अब देखो स्केड्यूलिंग में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कार का इंजन आपने कब कार में लगाना है, पिछले वाले एग्जाम्पल से ही आ जाते हैं। कार का इंजन आपने कब लगाना है, कितने टाइम में लगाना है, ये आपका स्केड्यूलिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी टेक्निक हो गई आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग की। देन आता है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग बोल लो या फिर इम्प्लीमेंटेशन बोल लो, इन्वॉल्व्स गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे आप प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हो। जैसे इन अ कार प्लांट डिस्पैचिंग वुड बी व्हेन वर्कर्स आर टोल्ड टू स्टार्ट असेंबलिंग इंजन एज पर द स्केड्यूल। जो आपने स्केड्यूल बनाया था, आपने उनको बस ऑर्डर देना है कि कब आपने इंजन लगाना है। अब मैं बोलूँगा अभी इंजन लगा दो, अब टाइम स्टार्ट हो गया, इंजन लगाने का समय आ गया है, तो वर्कर्स जो है वो इंजन लगाना स्टार्ट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग टाइम होना चाहिए एज पर द स्केड्यूल। स्केड्यूल में टाइम लिखा होगा कि इतने टाइम में, 1 घंटे में इंजन जो है वो असेंबल हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इन्हांस करते हो। देन आ जाता है फॉलो अप एंड एक्सपीडिटिंग। फॉलो अप इंश्योर्स दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग एज प्लान्ड। अब फॉलो अप से आपको पता चलता है, आप चेक करते हो, एक तरह से प्रोग्रेस को चेक करते हो कि कोई डिले तो नहीं हो रहा है, कोई काम में लेट तो नहीं हो रहे हो आप, और जो एक्शंस आपने लिए हैं वो ट्रैक से चल रहे हैं नहीं, जैसे चलने चाहिए थे, जैसे आपने स्केड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं नहीं, लेआउट के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस चल रहा है या नहीं। तो आप बस ये देखते हो कि आपका काम जैसे आपने प्लान किया था, जैसे आपने प्लान किया था उस वे में चल रहा है या नहीं, उस स्थिरता से चल रहा है या नहीं। इफ़ द इंजन असेंबली इज़ डिलेड, अगर आप मान लीजिए इंजन के असेंबली जैसा आपने स्केड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं गया, वो डिले हो गया, देन फॉलो अप एंड एक्सपेडिटिंग वुड इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट बाय द स्पीडिंग अप ऑफ द प्रोसेस टू मीट द डेडलाइंस। अब देखिए
जो अगर आपका जो डिले हो गया, इंजन लगाना था आपने, वो टाइम से डिले हो गया, आपने आज लगाना था लेकिन कल पे बात चली गई, तो आप पता लगाओगे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या बीच में ऐसे ड्रॉबैक रह गया जिसकी वजह से आपका काम डिले हुआ, और इस प्रोसेस को अब हम कैसे स्पीड अप कर सकते हैं सो दैट हम डेडलाइंस मीट कर पाए। अब हमने ऑर्डर लिया था कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम आपको कार डिलीवर करेंगे, तो अभी कार तो बनी नहीं है, तो इस प्रोसेस को किस तरह से फिर स्पीड अप किया जाए, तो इसको बोलते हैं फॉलो अप एंड एक्सपेडिटिंग। देन आता है इंस्पेक्शन। नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग की टेक्निक है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज़ अबाउट चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस। अब इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर होता है आपका, इंस्पेक्शन जो होता है, इंस्पेक्शनिस्ट बोल सकते हैं, वो आते हैं और वो चेक करते हैं हर एक पॉइंट पे कि वहाँ पे क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, आपका प्रोडक्ट जल्दी बनाने के चक्कर में ख़राब तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सिंपल इंस्पेक्शन वाला मीनिंग आएगा कि जो जैसे कार असेंबल किया है वो देखेंगे कि काम ढंग से हुआ है या नहीं, नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, फिर दोबारा से इंस्पेक्शन होगा, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, पेंट करेंगे, तो पेंट के बाद भी इंस्पेक्शन होगा कि पेंट अच्छे से हुआ या नहीं। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, आपका आउटपुट जो है वो अच्छे से आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, एफिशिएंट वे में आना चाहिए, विद मिनिमम वेस्टेज आना चाहिए। हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, इससे आपके एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, आपके वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, तो इसकी वजह से आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एक्टिविटीज़, अब जो आपके बाकी की प्लांट एक्टिविटीज़ है उनको भी कोऑर्डिनेट करके चलता है, क्योंकि एक आपने स्केड्यूल बनाया होता है, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, लेआउट के अकॉर्डिंग आप चलते हो कि कौन से वक्त पे कौन सा काम आपका होना चाहिए। देन आ जाते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आता है इसका रैशनलाइजेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब आप इनको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज मीन्स लॉजिकल वे से आप अपनी एक्टिविटीज़ को चलाते हो लॉजिक के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आप फर्स्ट स्टेप को आप सिक्स्थ नंबर पे करो, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप को आपको फर्स्ट स्टेप पे ही करना पड़ेगा। तो आप रैशनलाइज डिसीजन लेते हो, यहाँ पे आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो, लॉजिकल वे में चलते हो कि कौन सी एक्टिविटी कौन से समय पे होनी चाहिए, सो दैट आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिकली चले, सिस्टमेटिकली एक सिस्टम में चले, 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स में चले, सीक्वेंस में चले। हेल्पफुल टू कंज्यूमर्स, अब जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग अगर आप लगाते हो एंड कंट्रोल करते हो उस पर, ये वाली कंट्रोल टेक्निक अपनाते हो, तो आपका कस्टमर जो होगा उनके लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट टाइमली रेडी हो जाएगा, रीज़नेबल प्राइस होगा और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप जगह जगह पे इंस्पेक्शन करते रहोगे कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी बेस्ट मिले कस्टमर को, तो कस्टमर ऑब्वियसली बात है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा तो वो सेटिस्फाई होगा ही होगा। देन आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की? बेस्ड ऑन अजम्पशंस। अब जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग है ये अजम्पशंस पे बेस्ड है। लाइक आप फ्यूचर डिमांड जो है वो प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होनी चाहिए, आपकी कार जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो कम से कम 100 लोग तो खरीद ही लेंगे। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, ये एक्यूरेट नहीं है, क्या पता कोई भी ना खरीदे, क्या पता इससे ज़्यादा लोग खरीदने आ जाए। तो ये अजम्पशन पे बेस्ड है प्रोडक्शन प्लानिंग। आपने प्रोडक्शन प्लान तो कर लिया कि आप 100 कार्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी है कि 100 की 100 बिक जाएंगी? ये तो ज़रूरी नहीं है। देन आ जाती है रिजिडिटी। अब जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसेस है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है चेंज करने के लिए। आपने एक स्केड्यूल बना दिया कि इस टाइम पे ये काम होना चाहिए, तो वो फिक्स रहेगा, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। ये लेस फ्लेक्सिबल है, थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं लेकिन आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आपने 100 यूनिट के लिए मटीरियल मंगवाया है, 100 कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो 100 कार के लिए आपने स्टील वगैरह मंगवा ली है, तो अब आप इसको बार बार रिटर्न नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आपको 100 कार्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो इसको हम रिजिडिटी बोलते हैं, मतलब कठोरता बोल सकते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल फर्म्स। अब प्रोडक्शन प्लानिंग का जो प्रोसेस है ये स्मॉल फर्म्स में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं, दैन कॉस्टली होता है ये। अब प्रोडक्शन प्लानिंग का कंट्रोल जो करोगे आप, तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रोल सिस्टम्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में आपको इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी, अलग अलग प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे।
तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रोल टेक्निक्स थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। सो स्मॉल फर्म्स में इम्प्लीमेंट करना मे बी थोड़ा सा मुश्किल हो और शायद ना हो पाए, और इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए, सो इट इज़ वेरी कॉस्टली, इसका खर्चा भी आने वाला है। देन आ जाते हैं हम, प्रोडक्शन प्लानिंग हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, ओवरसीइंग द सप्लाई, स्टोरेज एंड यूज ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स इन अ बिजनेस। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि सप्लाई, स्टोरेज, मटेरियल का यूज़ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बिजनेस, आप इनको किस तरह से मैनेज करोगे। जब आप एक मटेरियल, सबसे पहले आप इन्वेंटरी क्या होती है? जो आप मटेरियल लेके आते हो, रॉ मटेरियल लेके आए, ठीक है, रॉ मटेरियल लेके आए, इसको स्टोर करोगे कहीं पे, गोदाम में रखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस मटेरियल को यूज़ करोगे, फिर यूज़ करने के बाद इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यूज़ करना मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में भेजोगे, मैन्युफैक्चरिंग में भेजोगे, ठीक है, और उसके बाद इसका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो चलता है ना इन्वेंटरी का, इसको बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल। देखना कि कितना रॉ मटेरियल आया है, 100 यूनिट्स मंगवाई, 100 में से 50 मैंने इशू कर दी, 100 में से 100 मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली, फिट हो गई, इसमें से मैंने 50 जो है वो यूज़ के लिए दे दी कि 50 कार बना लो, ठीक है। तो फिर वो 50 कार बनी या नहीं बनी, इसके ऊपर नज़र रखना, इसको बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी आपकी इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रही है या नहीं। अब इन्वेंटरी कंट्रोल की 3 स्टेजेस आती है। सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपने मान लीजिए आपका एक आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपने वुड मंगवा ली, नेल्स मंगवा लिए, देन अलग अलग तरह के जो भी आपके मटेरियल्स यूज़ होने वाले वो सारे आपने मंगा लिए, ठीक है, कील वगैरह, पेंट वगैरह, हर चीज़ आपने मंगवा ली। अब ये हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज कर लिया मटेरियल। अब इसको स्टोर करना पड़ेगा। अब आपने मटेरियल तो खरीद लिया, लेकिन ये लकड़ी वगैरह स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज स्पेस चाहिए, तो अब आपने स्टोरेज स्पेस भी लेके आ गए। जैसे एक वेयर हाउस आपने खरीद लिया, उसका रेंट आप पे कर रहे हो, वहाँ पे कमरे में आपने ये सारा मटेरियल स्टोर करके रख लिया। ये दूसरी स्टेज होगी। देन आ गया इशू ऑफ रॉ मटेरियल। अब मटेरियल को इशू करोगे आप देखोगे कि वेयर हाउस से आपने मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल भेजना है। आपने जितनी डेली की रिक्वायरमेंट होगी फर्नीचर बनाने के लिए, उतना आपने वुड सप्लाई कर दिया, और जो भी छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स थे वो सप्लाई कर दिए। इसको बोलते हैं इशू ऑफ रॉ मटेरियल। देन आ जाता है सेफ्टी इन्वेंटरी लेवल। अब सेफ्टी इन्वेंटरी लेवल होता है, जैसे आपने 100 यूनिट्स मंगवाए थे, आपको 100 की ज़रूरत है, 50 मान लो एवरेज इन्वेंटरी है, और 20 आपका सेफ्टी है, और 20 से नीचे 0 तक आपका डेंजर लेवल है। मतलब जब आपकी सेफ्टी से पास पहुंचने वाली होगी इन्वेंटरी, मान लो अब 20 यूनिट्स ही बची हैं मटेरियल की, तब आप नया ऑर्डर दे दोगे, सो दैट आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, आप स्टॉक आउट्स ना हो जाए, आपका स्टॉक ख़त्म ना हो जाए। अगर मान लीजिए ये रॉ मटेरियल ही फिनिश हो जाता है, तो आप प्रोडक्शन जो है वो भी रुक जाएगी। अब मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, मेरे पास पेंट नहीं है, वुड नहीं है, तो मैं किसका फर्नीचर बनाऊंगा। तो एक सेफ्टी इन्वेंटरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसको आप जब वहाँ पे आप पहुँचने वाले होंगे, आपका गोदाम जो है वो खाली होने वाला होगा, तो उससे पहले आप नया मटेरियल यूज़ कर लोगे, सप्लायर को ऑर्डर दे दोगे कि आपके पास नया मटेरियल छोड़ के जाए। देन आ जाएगा एक मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब जैसे मैंने बताया मैक्सिमम इन्वेंट्री आप रख लीजिए कि आप 100 मटेरियल स्टोर कर सकते हो, ठीक है, 100 मटेरियल गोदाम में भर के रख सकते हो, दैट इज़ मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अब इससे ज़्यादा मंगवाओगे, वो कहाँ रखोगे, गोदाम के बाहर थोड़ा ना रखोगे। तो उतना ही मटेरियल मंगवाया जाए जितना मैक्सिमम आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है। देन आ जाते हैं रीऑर्डरिंग लेवल। अब रीऑर्डरिंग लेवल आ जाएगा वही सेफ्टी लेवल आपका, कि ये 100 है, ये 50 पे आप सेफ्टी लेवल रख लो, देन 20 पे आपका रीऑर्डर। अब 20 के पास आप पहुंचने वाले हो, 20 यूनिट बची है आपके गोदाम में, ठीक है, 20 वो वुड का फर्नीचर बचा हुआ है। तो अब आप नया ऑर्डर दे दोगे अपने सप्लायर को, तो दैट इज़ रीऑर्डर लेवल। ये हमने रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। देन आ जाते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल होगा आपका जब आप ये रहा आपका सेफ्टी, ये रहा आपका रीऑर्डर,
और डेंजर लेवल होगा जब आप 20 से कम चले गए, तो इतनी कम इन्वेंटरी बची, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है, आपका स्टॉक कभी भी ख़त्म हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकती है। तो ये लेवल तो मस्ट है कि आपने इस तक पहुंचना ही नहीं है, सबसे पहले जाके आप अपनी नई इन्वेंटरी मंगवाइए, तभी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। सो इस लेवल तक पहुंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए, आपको सेफ्टी लेवल पे ही नई इन्वेंटरी ऑर्डर कर देनी है, लेकिन मैक्सिमम लेवल से, ये जो मैक्सिमम लेवल है इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं करना है, अदरवाइज आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब इन्वेंट्री के ऊपर नज़र रखना, इन्वेंट्री आपने सही अमाउंट में मंगवानी है, सही अमाउंट में यूटिलाइज करनी है, और सही अमाउंट आपको देखना है कि कब आपने दोबारा ऑर्डर देना है अपने सप्लायर को। इसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री कंट्रोल। देन आ जाते हैं हम ब्रेक इवन एनालिसिस पे। ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि ऐसा पॉइंट जहाँ तो आप ना प्रॉफिट कमा रहे हो ना लॉस कमा रहे हो, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वियर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, एक ऐसा पॉइंट, उसको एनालाइज करने को बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। उस पॉइंट को निकालने को के प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। तो अजम्पशंस होती हैं इसकी, कुछ हमने कुछ चीज़ें एज्यूम करके रखी हैं, जैसे कि जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट मान लीजिए जो हमारा रेंट है, जो फैक्ट्री का हम रेंट पे कर रहे हैं 500 रुपये महीने का पर मंथ, ठीक है, वो हमारा सेम ही रहेगा, ये हमने सोच लिया। पर ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। शायद इस साल 500 लग रहा है, अगले साल जो टेनेंट है वो बोलेगी मेरे को 600 रुपये रेंट दो, ऐसा हो सकता है। अब हम बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनल रहेंगी। वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो कि चेंज होता रहता है, वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता रहे। तो अभी 60 यूनिट्स लग रही हैं, मान लो हम 60 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम करते हैं मशीन में, तो हम 10 यूनिट बनाते हैं। अब मान लीजिए हम 70 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, थोड़े से बढ़ गए यूनिट्स, तो हम 12 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अगर मान लीजिए 80 यूनिट बनाते हैं हम, तो हम 14 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 10-10 का आ रहा है, तो प्रोपोर्शन चल रहा है ना 10:2 का, दैट इज़ प्रोपोर्शनल। मतलब वेरिएबल कॉस्ट जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उतना आपका वेरिएबल खर्चा जो कि चेंज हो सकता है वो बढ़ता जाएगा। यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट। अब जो आप सामान बना रहे हो वो कांस्टेंट रहेगा, उसका सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगा। उसको बेचने का जितने में आपने बेचना है, मान लो आपने सोचा 50 रुपये का बेचोगे, एक पेन जो है वो 50 रुपये का बेचोगे, तो वो 50 रुपये का ही बिकेगा, उसका प्राइस आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। सेल्स मिक्स रिमेन कांस्टेंट। अब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी आपके मल्टीपल प्रोडक्ट जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और जितना आप कोई प्रोडक्ट्स में चेंजेस नहीं कर सकते, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि अब मैं नया प्रोडक्ट, मैं पेन बना रहा था अब मैं कॉपीज़ भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते। आपका सेल मिक्स कांस्टेंट रहेगा, आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड। जितनी यूनिट आपने बनाई है, मान लो 100 यूनिट बनाई है, आपने एज्यूम करना है 100 की 100 आपकी बिक गई। ये आपके अजम्पशन है, आपने एज्यूम कर लिया ब्रेक इवन पॉइंट लगाने से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से पहले, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपके रेवेन्यू और कॉस्ट जो होता है वो इक्वल होता है। रेवेन्यू जो होता है आपका, रेवेन्यू यानी कि जितना आपने सेल किया है, इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है आपका खर्चा, मीन्स एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ना आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, या ये एक ऐसा पॉइंट होगा, ये देखिए जैसे ये ग्राफ है, ये मान लीजिए आपका कॉस्ट है और ये आपका रेवेन्यू है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कॉस्ट को कट करेगा, मतलब अब आप खर्चों के पास पहुँच गए, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ये खर्चे, यहाँ पे आपने खर्चे कवर कर लिए। अब इसके ऊपर जो आप जाओगे ना, यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाओगे, यहाँ पे तो आपका लॉस ही चल रहा था, आप सिर्फ अपने बेसिक खर्चों को कवर कर रहे थे। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप ना प्रॉफिट कमाओगे ना लॉस कमाओगे। हालांकि उसके नीचे, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आप लॉस कमाते हो और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हो। अब एक टर्म आ जाती है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
अब इसकी मैंने आपको एक इक्वेशन भी करवाई थी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी आ जाती है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होती है, इसका मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट कितना, आपका प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट आपका डिपेंड करेगा सेल्स पे। आपके सेल्स किस पे डिपेंड करेंगे, प्रोडक्शन पे, ठीक है। और प्रोडक्शन पे किस पे डिपेंड करेगी, प्रॉफिट पे। मीन्स आप उतना ही प्रोड्यूस कर पाओगे जितना आपने पिछली बार प्रॉफिट कमाया है, उसी में से पैसा लगाओगे नया रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए। देन आप प्रोडक्शन जितनी करोगे, आपने 100 यूनिट बना ली, मान लो 100 ही सेल कर पाओगे, हमने ज्यूम किया ना कि पूरी की पूरी बिक जाएंगी। अब 100 बेची हैं आपने, तो उसी के ऊपर आप प्रॉफिट कमाओगे, उसी की एक्सपेंसेस वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट आप लेस करोगे तो आपके एक्सपेंसेस आएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कॉस्टिंग की जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका आता है सेल्स। सेल्स में से आप वेरिएबल खर्चे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह माइनस करते हो तो आ जाता है आपका कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से आप अपने फिक्स खर्चे माइनस करते हो, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आ जाता है। फिर इसमें से टैक्सेस माइनस करते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कर लो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है लास्ट में जाके। तो कंट्रीब्यूशन मीन्स कि ऐसा चीज़, ऐसा अमाउंट जहाँ पे सिर्फ आप अपने वेरिएबल खर्चों को कवर कर पा रहे हो। फिक्स जैसे तो रेंट हो गया, 500 रुपये तो देना ही देना है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हो। अभी सिर्फ आप वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल कंसीडर कर रहे हो जो 600 रुपये आ रहा था, तो आप 600 रुपये अपने खर्चे में से माइनस कर पा रहे हो, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन। मतलब इतना तो आपने कमाना ही कमाना है। जब आप इतना कमा लोगे, 500 भी कमा लोगे, तब आप जो होगा ब्रेक इवन पॉइंट अपना क्रॉस कर जाओगे। देन आ जाता है बेनिफिट्स। क्या है ब्रेक इवन पॉइंट के? थोड़े से बेनिफिट्स है इसके। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितनी जल्दी आ रहा है, कितनी जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हो, तो इसके बेसिस पे डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। देन प्रॉफिट प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा, कितना प्रॉफिट आप आगे आने वाले फ्यूचर में कमा सकते हो। कोस्ट कंट्रोल के लिए हेल्प करेगा कि अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत देर से आ रहा है, दैट मीन्स आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और आपके रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं। रिस्क असेसमेंट, अगर आपको रिस्क तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, जो आप सेल्स आप कर रहे हो उसमें कोई लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह का रिस्क ये असेस कर सकता है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा। आगे फ्यूचर का जो प्लानिंग है, जो आपके बिजनेस है, उसमें जो पैसा है, पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपका, तो फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, इस चीज़ की भी ये प्लानिंग में हेल्प करेगा। देन लिमिटेशंस क्या होगा? सिंपलिस्टिक अजम्पशंस। अब जो अजम्पशंस है वो सारी आपकी कांस्टेंट वाली हैं, जैसे कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ज़्यादातर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपके वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसा हो जाता है। जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं, कभी आपका रेंट जो है वो बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में। तो जो ये अजम्पशंस है ये ज़्यादा रियल वर्ल्ड पे अप्लाई नहीं होते, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, इसका लिमिटेशन है। इग्नोर मार्केट कंडीशन। अब मार्केट में कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन ये सब हम इग्नोर कर रहे हैं, कंसीडर ही नहीं किया हमने ब्रेक इवन पॉइंट में। मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है, एमडी कैसे चल रही है आपकी, तो ये डिमांड, मार्केट डिमांड हम इग्नोर कर रहे हैं कि 500 यूनिट हम बना तो रहे हैं, लेकिन क्या वो बिकेंगी? मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है क्या? कंपटीशन को हम इग्नोर कर रहे हैं, बाकी की शायद कंपनियां हमसे अच्छा प्रोडक्ट बना रही हो, तो ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करके चल रहे हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब सिंगल प्रोडक्ट फोकस पे ले रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स, एक एजम्पशन था कि प्रोडक्ट मिक्स हम चेंज नहीं करेंगे, अगर एक प्रोडक्ट बना रहे तो दूसरा हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये सब सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, वो भी हमारा रियल वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं है। अब कंपनीज जो है आजकल मैक्सिमम, एक अगर आप कंपनी खोलते हो तो उसमें आप 2-3 प्रोडक्ट रखोगे ही रखोगे जो कि आप मैन्युफैक्चर करोगे। एक प्रोडक्ट के साथ कोई भी कंपनी नहीं चलती है। इसका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, एंड फिक्स कॉस्ट जो होता है आपका चेंज हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे रेंट है आपका चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, तो हर चीज़ आपका लॉन्ग रन में वेरिएबल रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुनाफा कितना हो रहा है और घाटा कितना हो रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना, इस चीज़ को मॉनिटर करना। मुनाफा और घाटे को आपने मॉनिटर करना है।
सिंपल है, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रेटजी दैट बिजनेस यूजेस टू मॉनिटर, मैनेज एंड इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें बिजनेस क्या करता है, मॉनिटर करता है, मैनेज करता है और इम्प्रूव करता है अपने प्रॉफिट को, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करता है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है। सिर्फ इतना ही था, आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। देन आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। ये भी एक टेक्निक है, कंट्रोल टेक्निक है। अब स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस में बेसिकली आप अलग अलग पैटर्न्स को जो है अनकवर करते हो। आप जो भी आजकल स्टैटिस्टिक्स में टेक्निक्स पढ़ रहे हो, मीन, मोड, मीडियन, आप पहले डाटा कलेक्ट करते हो और उसको ऑर्गेनाइज करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो। आपने देखा होगा, आप पहले डाटा कलेक्ट करते थे कि एक एक नंबर वाले इतने हैं, दो दो नंबर वाले इतने, तीन तीन नंबर वाले इतने, फिर इसके ऊपर आप टैलीज बनाते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके नंबरिंग दे के आपने टैलीज बना ली। फिर इसके ऊपर आप सीरीज़ बनाते हो 1 2 3। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दिखा दोगे, पहले के 5 आए, ठीक है, दूसरे के 5 6 7 आए, तीसरे के 5 नंबर आए, ऐसे करके आपने फ्रीक्वेंसी बना ली। अब इसका एक ग्राफ बना दोगे आप ऐसे करके, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अब ये रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स अब आप इसको यूज़ कर सकते हो कंक्लूजन के लिए, कि क्या कंक्लूजन आ रहा है, एकदम से आपकी सेल बढ़ी फिर एकदम से घट गई, ऐसा क्यों हुआ। आप एक सिस्टमैटिक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स डाटा को आपने कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। अब सबसे पहले इसका स्टेप होता है डाटा कलेक्शन, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया। पहले सबसे पहले ये डाटा कलेक्ट कर लिया रॉ फॉर्म में, इसको ऑर्गेनाइज किया, इसका डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाया, उसके बाद इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में आपका आ जाता है मीन, मीडियन, मोड। मैंने आपको पहले भी बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस भी आता है इसमें। मीन, मोड, मीडियन डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि जो आप डायरेक्टली यूज़ करते हो, डायरेक्टली एवरेज निकालते हो, जो आपका रॉ डाटा होता है। मान लीजिए आपने मीन निकाला 30 टोटल आया, और 30 और 5 आपकी ऑब्जर्वेशंस थी, तो इनसे मीन निकाला तो 6 आपका एवरेज आ गया, मीन आ गया। वैसे मीडियन निकालोगे, सेंट्रल वैल्यू कौन सी, मोड निकालोगे, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस कितनी आ रही है, जैसे हमने प्लानिंग में पढ़ा था। वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है कि अनफेवरेबल आ रहा है। ये सब चीज़ों को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिससे कि आप डिस्क्राइब करते हो, एक कंक्लूजन निकालते हो, एक कंक्लूजन पे आते हो, डिस्क्राइब करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसे टी टेस्ट, अनोवा। इसमें आप इन्हीं डिस्क्रिप्टिव्स का यूज़ करते हो कहीं ना कहीं, तब जाके ये टेस्ट आप यूज़ कर पाते हो। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब कंक्लूजन पे पहुंचना है तो आपको कुछ ट्रेंड डिटरमाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे चार्ट बनाया, फिर आप देखोगे कि क्या फाइंडिंग्स आ रही है, इसको प्रेजेंट करोगे सो दैट आपके स्टेक होल्डर्स जो है विजुअलाइज फॉर्म में इसको इंटरप्रेट करोगे, सो दैट आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ। इसी के साथ स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स भी खत्म होती है। अब हम करेंगे क्वालिटी कंट्रोल। दिस वन इज लास्ट इन ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, आप क्वालिटी के ऊपर चेक कर रहे हो। आज का कस्टमर क्या चाहता है, आज का कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है उसको सस्ता प्रोडक्ट मिले, चीप प्रोडक्ट मिले, सस्ता हो उसका प्रोडक्ट, प्लस बेस्ट क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का भी हो, यही चाहिए कस्टमर को। तो क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक इसी चीज़ के लिए हेल्प करती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कम से कम दाम में बने, और कम से कम सबसे अच्छी क्वालिटी में बने, और सबसे अच्छे दाम में बिके। यही आपका क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक जो है आपका हेल्प करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, सेटिस्फाई करे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को। कस्टमर की यही एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्ट सस्ता हो और अच्छी क्वालिटी का हो। तो यही सब चीज़ें करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक लगाते हैं कंट्रोल टेक्निक्स में। तो इसकी क्वालिटी कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक आती है क्वालिटी कंट्रोल की, इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है हर एक फेज़ पे, जहाँ जहाँ से आपका प्रोडक्ट होके गुजर रहा है, हर जगह आप यहाँ पे इंस्पेक्शन कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें भी कार मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल अपने एंड से ज़रूर पढ़िएगा। देन आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमने इससे पीछे भी पढ़ा, ये वही वाला है। इसमें आप मीन, मोड, मीडियन वगैरह निकाल के और ग्राफ्स वगैरह बना के बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट
किस तरह से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जैसे क्वालिटी कंट्रोल चार्ट बनाओगे और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करोगे आप। जैसे क्वालिटी कंट्रोल चार्ट में आप ग्राफ्स का यूज़ करोगे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। आपने ऐसे ग्राफ बना लिया कि पहले तो आप यहाँ पे थे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर आप बढ़ गए, ऐसे करके आप चार्ट बनाते हो। तो यहाँ पे डाउनफॉल जो आया वो क्यों आया है, शायद यहाँ पे कोरोना आ गया था उस साल, शायद 2021-22 की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसे करके। तो आप ये सब डाउनफॉल्स को देखो कि कंपनी ठप पड़ गई थी। तो ये सब चीज़ें आप अपने ग्राफ को, अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यूज़ करोगे। कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स इसको बोलते हैं। आप बेसिकली हिस्टोग्राम, बार ग्राफ कोई भी बना सकते हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज़्यादातर बनता है, जैसे ये है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। देन आ जाते हैं हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। अब हम सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग बैचेस बन के आते हैं, बैचेस में सामान बनता है। अब एक लॉट बन गया या फिर लॉट्स में बनता है, ठीक है। तो जो बैचेस या लॉट्स होते हैं, आप उसमें से देखोगे कि कितना आपने एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक बैच बन के आया, उसमें से 500 टी शर्ट्स बनी थी। आपने देखा एक टी शर्ट आपने बीच में से सिलेक्ट की और वो देखा कि थोड़ी ख़राब है, रिजेक्ट कर दी, तो ये पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी एक शर्ट, इन्हीं 500 में से एक शर्ट एक्सेप्ट हो गई, तो ये पूरा लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आपने एक बार रीड कर लीजिएगा कि आपने टॉयज़ में से क्या क्या देखा। ऐसे टॉयज़ वाला एग्जाम्पल दिया, अगर पास हो गया तो आपने उसको शिप कर दिया, अगर फेल हो गया तो आपको दोबारा से ये सारा लॉट जो है डिस्कार्ड करना पड़ेगा और नया आपको सामान मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। देन आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या है इसकी। थोड़ी सी एडवांटेजेस है, जैसे कंसिस्टेंसी, आपका जो इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल की आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपका प्रोडक्ट जो है वो हर समय अच्छे से बनता रहे, ठीक है। आपका काम जो है वो कंसिस्टेंट वे में चलता रहे, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलता रहे। देन कॉस्ट सेविंग, इससे आपका कॉस्ट भी सेव होगा। कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा, जो भी कस्टमर है उनको लगेगा कि ये तो अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर बना के देते हैं, दैट मीन्स कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। देन एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। देन कंप्लाइंसेस करोगे आप, जो लीगल स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स है, उनको अवॉइड नहीं करोगे। मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दोगे, आप ऐसा नहीं करोगे कि बेकार प्रोडक्ट बना के दे रहे हो जो कि हज़ार्डस हो, हेल्थ के लिए ख़राब हो। तो आप इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के साथ भी कंप्लाइंसेस करोगे, मतलब कि तालमेल के साथ चलोगे। तो इसी के साथ हमारी जो ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स है वो ख़त्म होती है। अब आ जाते हैं हम मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स पे। सबसे पहले आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपने पैसा लगाया है, उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न में कितना प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी चीज़ को मॉनिटर करने को बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका बेसिक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपका प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट पे करने से पहले या टैक्स पे करने से पहले, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, या फिर उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मेरा 500 आया है और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, मैंने 2000 इन्वेस्ट किया था। इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो 25%, मतलब 25% की मैंने कमाई की है। 25% मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया। जितना मैंने 2000 रुपये लगाया था उस पर मैंने 25% कमा लिया है। ये यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। तो ये एक सिंपल टेक्निक्स है जहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख के भी रखा हुआ है, आप इसको देख लेना। देन आ जाते हैं एडवांटेजेस पे। सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल टेक्निक है, ठीक है। ये मॉडर्न टेक्निक की पहली टेक्निक है जहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, जितना आपने लागत लगाई है उसके ऊपर आपका कितना मुनाफा हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। देन कंपैरिजन इंश्योर करेगा। अगर आप सेम मेथड यूज़ करोगे तो आपको हेल्प करेगा कि आप इसमें से कोई एक मेथड, जैसे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही अलग अलग प्रोजेक्ट पे लगाओ। मान लो आप 5000 इन्वेस्ट करने वाले हो, या 6000 करने वाले हो, या 2000 करने वाले हो, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे 500 रुपये 400 आ जाएगा, यहाँ पे
₹300 प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप इसका फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल के देखो किस पे परसेंटेज ज़्यादा आ रही है। तो इनमें से आप ऑप्शन 1 2 3 में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यही आप डिसीजन ले सकते हो कि ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्यों करना है? फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। ये एडवांटेजेस है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की इग्नोर टाइम फैक्टर। अब यहाँ पे टाइम फैक्टर इग्नोर किया जा रहा है कि कितने वक्त में कितने वक्त में आपका काम हो रहा है, कौन से वक्त पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, कितने टाइम बाद आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न कितने टाइम बाद मिलेगा, ये तो हमने कंसीडर ही नहीं किया कि 1 साल के बाद आपको इतना मुनाफा मिलेगा या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद। ये फैक्टर हमने इंक्लूड नहीं किया। देन रिस्क नॉट कंसीडर, अब इसमें हमने बाकी के रिस्क जो सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क हैं वो भी हमने कंसीडर नहीं किए। सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो सारी मार्केट को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन आती है, महंगाई बढ़ती है, सारी मार्केट को इफेक्ट करेगा। कोरोना आएगा, सारी मार्केट को इफेक्ट करेगा, सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क जो पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे। देन ओवरलुक्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, अब आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखा जा रहा है कि आपका इतने टाइम बाद आपका इतना जैसे रिटर्न आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ इग्नोर कर रहे हो कि आपका टाइम फैक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा है कि टाइम कितना लगेगा वैसा रिटर्न आने में। कैन भी मिसलीडिंग, अब ये मिसलीडिंग भी हो सकता है कई बार। ये जो आपने मेथड लगाया तो इसमें बहुत सारी एजम्पशंस है जहाँ पे टाइम इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो क्या पता आप गलत प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लो इसी बात के बीच में। ठीक है, देन आ जाते हैं हम पर्ट पे। पर्ट होती है हमारी प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। आप प्रोग्राम को किस तरह से इवेल्युएट करते हो। पर पर्ट से पहले हम थोड़ा सा सीपीएम पढ़ेंगे, जैसे कि क्रिटिकल पाथ मेथड बोला जाता है। ये आपका एक बेसिक प्लान, स्केड्यूल, कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए हेल्प किया जाता है। आप एक स्केड्यूल, एक सीक्वेंस, आप पर्ट से पहले मैं सीपीएम पढ़ा रहा हूँ, एक सीक्वेंस डिसाइड करते हो कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया है। प्रोजेक्ट मान लो आपने ले लिया कि एक ब्रिज बनाना है। ठीक है, ब्रिज बनाना है। तो ये ब्रिज बनाने के लिए क्या सीक्वेंस होगा? पहले रॉ मटेरियल मंगवाओगे, सीमेंट वगैरह मंगवाओगे, सरिया मंगवाओगे, फिर किस तरह से क्या होगा, ये सारा सीक्वेंस डिसाइड करेगा विद टाइम सीपीएम। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें आप क्या करोगे? लॉन्गेस्ट पाथ देखोगे, मिनिमम पाथ देखोगे कि कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त लग सकता है, कम से कम कितना वक्त लग सकता है प्रोजेक्ट को करने में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। देन आ जाते हैं हम प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पे। अब प्रोग्राम इवेल्यूएशन जो पर्ट है वो सीपीएम से ही अराइज हुआ है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो अब इसमें आपने टाइम कंसीडर नहीं किया है, टाइम कंसीडर नहीं किया, लेकिन इसमें आप टाइम देखोगे कि हर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देन पर्पस क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स वेयर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क इज अनसर्टेन। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया है सीपीएम में, तो आपने सीक्वेंस पता कर लिया कि ऐसे 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 करके आप सीक्वेंस में काम करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि टाइम कितना लगने वाला है। तो पर्ट आपका वही टाइम रिप्रेजेंट करता है, आपका टाइम अनसर्टेन है। ये सबसे पहले आपका लॉन्गेस्ट पाथ बताएगा। लॉन्गेस्ट मान लो 10 साल लग सकते हैं एक पुल बनाने में, और शॉर्टेस्ट टाइम मान लो ये बता रहा है कि 3 साल लग सकते हैं ये पुल बनाने में। तो इसके बीच में तो काम हो ही जाना चाहिए ना। यही आपका पर्ट बताता है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम को कंसिडर करते हो, जिसको ओ बोलते हैं, मतलब कि शॉर्टेस्ट टाइम। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 3 साल लगने वाले हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोच रहे हो आप। देन पेसिमिस्टिक यानी कि लॉन्गेस्ट टाइम, अब आप नेगेटिव सोच रहे हो कि यार 10 से ज़्यादा साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। देन मोस्ट लाइकली टाइम आ जाएगा आपको, मान लीजिए आपने एवरेज ले लिया कि 5 साल लगने वाले हैं। तो अब आप इसका फॉर्मूला लगाते हो। फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड टाइम या फिर टाइम एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका मोस्ट लाइकली टाइम आ गया यहाँ पे 5 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 साल लग सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6, 23 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6, यही आएगा ना। तो ओके, तो ये आ गया आपका 33 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10.25, 5.25, मतलब कि 5 साल 2 महीने कुछ आपको टाइम लगने वाला है। 5 साल 2 महीने। तो अभी भी आपके पास देखिए, आपको अब सीपीएम का पर्पस भी ये है कि क्रिटिकल पार्ट डिसाइड करता है कि आपका कैसे आपका एक सीक्वेंस में काम करेगा।
क्रिटिकल पाथ का आपको अभी है नहीं, बट आप इसको पढ़ लेना। अब एडवांटेजेस देखिए पर्ट की, आप पर्ट के एडवांटेजेस क्या होगी, हैंडल्स अनसर्टिनिटी, आपका कोई अनसर्टिनिटी हो आ जाती है बीच में तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पहले ही निकाल के रखा था कि आपका पेसिमिस्टिक टाइम कितना रहने वाला है, लॉन्गेस्ट रूट कौन सा रहने वाला है, लॉन्गेस्ट टाइम कितना लगने वाला है एक प्रोजेक्ट को होने में। तो आपने उसमें पेसिमिस्टिक व्यू इंक्लूड किया होगा कि क्या पता भूकंप आ जाए, क्या पता बाढ़ आ जाए, तो ऐसी हालात में आपका काम रुक जाएगा। तो आपने लॉन्गेस्ट टाइम डिसाइड किया था, तो ये एडवांटेज हो जाता है कि आपने अनसर्टिनिटीज को पहले से ही मेजर करके रखा है। इम्प्रूव्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, पर्ट में आपकी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाती है। देन रिस्क आपका मैनेज हो जाता है, फोकस करते हो आप की एक्टिविटीज़ पे। देन लिमिटेशन क्या आ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर्ट को लगाना, थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उन पे आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, आप नहीं पता लगा सकते कि कहाँ पे क्या चूक होने वाली है आपसे। देन एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, जो आपके एरर्स है आप उनको एस्टिमेट जो करने में आप चूक जाते हो कहीं ना कहीं, आपको आप प्रॉपर बेस से डिसाइड नहीं कर सकते ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक टाइम या मोस्ट लाइकली टाइम, आप अच्छे से डिसाइड नहीं कर सकते। देन ओवर एम्फोसिस ऑन टाइम, यहाँ पे ज़्यादातर टाइम पे ही एम्फोसिस दिया जा रहा है, सीक्वेंस वगैरह पे एम्फोसिस नहीं दिया जा रहा, जो कि सीपीएम देता है, पर सीपीएम टाइम पे एम्फोसिस नहीं देता। तो यहाँ पे टाइम पे ज़्यादा दिया जा रहा है क्योंकि हम टाइम वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम देख रहे हैं, पेसिमिस्टिक टाइम देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली टाइम देख रहे हैं, फिर हम टाइम एक्सपेक्टेड निकाल रहे हैं इनसे, ठीक है, 4 से ऐसे करके मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 6, ऐसा फॉर्मूला लगा के हम एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहे हैं। रिक्वायर्स कांस्टेंट अपडेट, अब कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है आपको पर्ट को। तो इसी के साथ हमारा पर्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे मिस सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे सो दैट मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाए। आप यहाँ पे देख लेना इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बाकी आपको समझ आना चाहिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इस तरीके से डिसीजन लो, इस तरीके से काम करो, या फिर ये चीज़ें हुई हैं इनके बेसिस पे डिसीजन लो। तो टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट हेल्प्स देम टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशंस एफिशिएंटली। सिंपल, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा यूज़ किया जाता है डे टू डे ऑपरेशंस को। ऑपरेटिंग मीन्स ऑपरेशंस डे टू डे में जो भी हो रहे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपकी कंपनी में काम चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट यूज़ करने के लिए आपका MOS यूज़ किया जाता है। इसकी वर्किंग थोड़ी देख लीजिएगा आप। देन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा यूज़ किया जाएगा और इनको हेल्प करेगा ये किसके लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। और किसके, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेसिक डाटा प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। तो दो तरह के मिस सिस्टम आपके यूज़ होते हैं, इनके बीच में की डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MOS मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डे टू डे एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हेल्प करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इसके की डिफरेंसेस है। देन आ जाते हैं हम मैनेजमेंट ऑडिट पे। नेक्स्ट कंट्रोल टेक्निक फ्रॉम मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स इज मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, ऑडिट होता है कि आपको अच्छे से हर चीज़ को देखना है कि कहीं पे कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है, और रिव्यू करना है, दैट इज़ ऑडिट। अब मैनेजमेंट का भी ऑडिट करना पड़ता है कि मैनेजमेंट में कोई घपला तो नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेकअप करते हैं हम, उनको देखते हैं कि कंपनी वो अच्छे से चला रहे हैं नहीं, जो गोल्स है कंपनी के उनको अचीव कर रहे हैं नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं नहीं मैनेजमेंट टीम जो है। तो फिर देखिए इससे इसके ऑब्जेक्टिव्स के एवेलुएट एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी चेक हो जाती है, आइडेंटिफाई करते हो अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव हो जाती है, इंश्योर कंप्लायंसेस एंड इन्हांस प्रोडक्टिविटी। देन आ जाते हैं लास्ट हमारा कंट्रोल मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक है, दैट इज EVA इवेल्युएशन। लास्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड is a measure of a company's financial performance that shows how much value of the company is creating beyond the cost of capital it is used। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडिड सिंपल आपका देखता है जितना आपने कॉस्ट लगाया, जितना आपने या फिर इन्वेस्ट किया है बिजनेस में,
जितना आपने पैसा बिजनेस में लगाया है, इसके आगे आपकी कंपनी कितनी वैल्यू ऐड कर रही है, मतलब एक्स्ट्रा कितना कमा रही है उसके आगे, यही चीज़ देखता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ईवीए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, आफ्टर टैक्सेस माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जितना आपने कमाया, टोटल प्रॉफिट आप मान लीजिए, नेट प्रॉफिट आपका आया था 5,000, 5,000 आपने प्रॉफिट कमाया, सारे एक्सपेंसेस टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करने के बाद आपने डिडक्ट कर दिया, और आपने कैपिटल कितना लगाया था? 1,000 रुपये का। ये 1,000 रुपये आपने पैसा लगाया था, इस कैपिटल को इन्वेस्ट करने का खर्चा आया था। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत लंबा चल जाएगा, जिसमें मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो कैपिटल के लिए, जैसे आपने बैंक से लोन उठाया था, इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, तो ये सब आ गया, तो आपका 4,000 नेट, ये आ गया आपका ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आपकी कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इफ ईवीए इज पॉजिटिव, द कंपनी इज क्रिएटिंग वैल्यू। अगर ईवीए पॉजिटिव होगा तो कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है, ये जैसे पॉजिटिव आया मीन्स वैल्यू क्रिएट कर रही है। अगर नेगेटिव आता है, यही मान लो यहाँ पे आपका 1,000 नेट प्रॉफिट आता है और 5,000 आपने कॉस्ट लगाया था, तो ये माइनस में आ जाता, तो माइनस में आता तो मतलब कंपनी अपनी वैल्यू लूज कर रही है। तो इतना सिंपल सा मीनिंग था। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होगी? जैसे बिजनेस प्लानिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अपने टारगेट्स वगैरह, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल गोल्स वगैरह डिसाइड करने के लिए, सेट करने के लिए हेल्प कर सकते हो। कंपनीज को ये हेल्प करता है, गाइड करता है कि अपने जो उसके ऑपरेशंस है वो किस तरह से चला के रखे, सो दैट वैल्यू क्रिएट हो। इसका एग्जांपल आप ज़रूर रीड करेंगे एक बार। बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है। अब आप यही फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे पैसा लगाना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। देन आप ये इससे मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, कहाँ पे कितना पैसा लगाया जाए, कहाँ से फंड रेज किया जाए। आपको बैंक लोन लेना चाहिए पर्टिकुलर पर्पस के लिए, या आपको खुद का अरेंज करना चाहिए, ठीक है, खुद का अरेंज करना चाहिए, या कहीं से डेट उठाना चाहिए, या डिबेंचर्स इशू करवाने चाहिए, ये शेयर कैपिटल इशू करना चाहिए। ये सब चीज़ों में, ये सब फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, फाइनेंशियल डिसीजंस में भी आपका ईवीए आपको हेल्प करेगा। देन आ जाएगा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, उनको कंपनसेट करना है आपने, उनको रिवार्ड देना है एक तरह से, ठीक है, रिवार्ड बोल सकते हैं, रिवार्ड देना है। तो किस एम्प्लॉय को देना है और कितना देना है, ये भी, इसमें भी आपका ईवीए हेल्प कर सकता है। ईवीए कैसे हेल्प करेगा? अगर आपकी कंपनी अगर आप पॉजिटिवली वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, अगर वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो रिवार्ड दो, अगर वैल्यू आप लूज़ कर रहे हो तो रिवार्ड मत दो, सिंपल। तो इम्प्लॉय कंपनसेशन में भी हेल्प करेगा। देन आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ ईवीए। फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, मेन फोकस हमारा वैल्यू क्रिएशन पे, कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है या वैल्यू लूज कर रही है। अलायंस इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स के, मैनेजर्स के, इन सब के जो इंटरेस्ट है वो एक जगह पे ले आता है, क्योंकि आप देखने वाले हो यहाँ पे कि कौन कितनी वैल्यू कंपनसेट कर रहा है, कौन कितनी वैल्यू बढ़ा रहा है हमारी कंपनी की। देन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ईवीए के बेसिस पे आप जो छोटे छोटे डिसीजन अभी बताए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, इन सब में हेल्प कर सकता है। इनकरेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपकी जो है वो इम्प्रूव होने वाली है। इसी के साथ हमारी सारी की सारी कंट्रोल टेक्निक्स जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम चैप्टर 9 करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक एंड शेयर बटन्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू सून।